नमस्ते दर्शकों, सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और कुछ समय पहले हमारे साथ जुड़े थे जम्मू से राहुल मल्होत्रा जी, जो आज फिर हमारे साथ हैं। नमस्ते राहुल जी। जैसे कि राहुल जी ने पिछली बार कहा था कि वो हमें बेसिक की रूपरेखा में, ज्योतिष में जो बेसिक है, जो फाउंडेशन है, उसकी रूपरेखा में वो हमें आगे लेके जाएंगे। और जैसे कि उन्होंने ये चीज कही थी, उसी के तहत आज फिर राहुल मल्होत्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और जो सबसे पहली चीज जो ज्योतिष सीख रहे हैं, सीखना चाहते हैं या सीख चुके हैं, उनके जहन में आनी चाहिए, वो है, हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं एक टर्म, एक शब्द, काल पुरुष कुंडली। तो ये काल पुरुष कुंडली क्या है? क्यों एक कुंडली मेष से शुरू होती है और मीन पे खत्म होती है? कर्क, तुला, वृश्चिक से इसकी शुरुआत क्यों नहीं होती? काल पुरुष कुंडली को मेष से ही शुरुआत क्यों कहा गया? क्यों उसकी आगाज मेष से ही होती है? राहुल जी ने कहा कि शुरुआत में सबसे पहला जो चैप्टर हम लेंगे वो ये लेंगे कि हम जानेंगे कि काल पुरुष कुंडली क्या है। तो राहुल जी, अभी जितना भी है, जो ये वीडियो है, वो आपके लिए, आपका स्वागत है एक बार फिर से। और दर्शकों, जैसे राहुल जी जम्मू से जुड़ रहे हैं तो वहां नेट की थोड़ी थोड़ी कभी कभी तकलीफ होती है, तो वो चीज को मद्देनजर रखते हुए हम धीरे धीरे इस बेसिक की क्लास को, आज की जो क्लास है, उसे आगे बढ़ाएंगे। तो राहुल जी, क्या है ये काल पुरुष कुंडली? तो राहुल जी, कृपया करके सारे दर्शकों को और हमें बताइए कि क्या राज है इस काल पुरुष कुंडली का? क्या है ये काल पुरुष कुंडली? हेलो फ्रेंड्स, हेलो रोहित जी। और सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी को मैं फिर से धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे ऐसे मौका दिया। तो बेसिकली काल पुरुष, काल मतलब समय, वक्त, और ज्योतिष को काल की गणना करने वाला बोला गया, जो काल की गणना करके हमें बता देता है कि कल क्या होने वाला है। तो उसका सबसे बड़ा संबंध जो है हमारी काल पुरुष कुंडली को समझना पड़ेगा हमें। ये काल पुरुष कुंडली ऐसी है क्यों? काल पुरुष की कुंडली में अगर देखें हम, तो सबसे पहले मेष राशि आती है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखें तो हमारे सोलर सिस्टम के जो राजा हैं या आत्मा है, वो तो सूरज है, वो सूरज है। और ये चौथा और पांचवा घर कर्क राशि और ये सिंह राशि। ये कर्क राशि हमारे हृदय का ऊपरी भाग है और ये सिंह राशि हमारे हृदय का नीचे वाला भाग है। तो जब भी व्यक्ति कोई पैदा होता है तो सबसे पहले उसका हृदय ही चलता है, उसी की गति होती है, माता के गर्भ में उसी की गति होती है। तो इसका मतलब ये बहुत गहरा जुड़ा हुआ है हमारे से सूरज, क्योंकि आत्मा का कारक है। आत्मा के बिना तो जीव हो नहीं सकता, कोई बल नहीं, कोई काम नहीं कर सकता। और जब व्यक्ति मरता है रोहित जी, तो उसका हृदय काम करना बंद कर देता है। मतलब जन्म में भी सूरज और चंद्रमा का हाथ है, और मृत्यु भी जब होती है तो व्यक्ति का हृदय बंद। हाँ, थोड़ी देर के लिए शरीर, मस्तिष्क रहता है, मस्तिष्क एक्टिव रहता है 2-4-6 घंटे, और बॉडी का टेम्परेचर रहता है, वो अलग बात है। लेकिन है बेसिक भी सूरज से है और अंत भी सूरज से है।
कि हमारे जो भी सारे रिश्ते हैं वो सूरज के साथ ही हैं। और यहाँ काल पुरुष कुंडली में सूरज को ही मध्य बिंदु रखा गया है। ठीक है, तो काल पुरुष की कुंडली से अगर हम देखेंगे तो ये हृदय स्थान, तो यहाँ से व्यक्ति शुरू होता है। ठीक है, लेकिन मेष राशि क्यों दी गई है? मेष राशि इसलिए दी गई है कि उस आत्मा, उसके बाद शरीर को संभालने के लिए बल की बड़ी जरूरत होती है। बल के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। और एक तो वो बल के साथ आत्मा शरीर के साथ अपनी गतिविधियां करे, और उसको दूसरा, मंगल को दूसरा भाव दिया गया है वृश्चिक मतलब मृत्यु से बचाव, आयु को बचाव करने वाला सेनापति है मंगल। ठीक है, तो ये ऐसा बाकी कालपुरुष पे बाकी ऐसे क्यों दिए गए? अब देखिए, सूरज से दूसरी तरफ बुध, चंद्रमा से दूसरी तरफ बुध, मतलब युवराज बिल्कुल पास रखे हैं। बिल्कुल। उसके बाद चंद्रमा से तीसरी राशि पड़ी शुक्र की, और यहां सूर्य से भी तीसरी राशि फिर शुक्र की। मंत्री धन, फिर उसके बाद सेनापति चंद्रमा से चौथा, और यहां भी सूर्य से चौथा। फिर उसके बाद गुरु, ज्ञान का कारक, कोष का कारक जिसे बोलते हैं हम कि कोषाध्यक्ष, धन का कारक जिसे बोलते हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वो यहां चंद्रमा से भी पांचवा, और यहां सूर्य से भी पांचवा, और सबसे आखिर में वो दिए गए हैं चंद्रमा से भी सातवां शनि, सूर्य से भी सातवां शनि। सेवक, और सेवक हमेशा सामने रहते हैं, कभी राजा रानी जब भी बुलाए तो उन्हें आना पड़े। बिल्कुल, बेसिक पैरामीटर्स है ये। जैसे कि पौराणिक, अगर हम श्री राम का मंदिर देखें तो ठीक श्री राम के मंदिर के सामने हनुमान जी का मंदिर हुआ करता था। मंदिर होगा। और श्री राम या भगवान विष्णु को हम आत्मा के साथ जोड़ते हैं जी, आत्मा या सूरज के साथ जोड़ते हैं, और मंगल बल। तो दूसरा और देखिए, इसमें एक खास पॉइंट और भी है, ये सूरज और चंद्रमा से, ये देखिए शुक्र, बुध और शुक्र और मंगल, बुध और शुक्र, सूरज और चंद्रमा से दोनों दूसरे और तीसरे हैं। मतलब ये सूरज से इनर प्लैनेट है, बुध शुक्र इनर प्लैनेट, बुध शुक्र इनर प्लैनेट। और देखिए मंगल उसके बाद आता है, बाद में, उसके बाद बृहस्पति, और सबसे आखिर में शनि है। तो उन्होंने कितनी सिस्टमेटिकली ये चार्ट बनाया हुआ है। बिल्कुल, इसका बहुत बड़े रीजंस हैं, और उसी पे शुरू करते हैं हम कि जीव जो है, निर्माण कहाँ से होता है? हमारे निर्माण में सबसे बड़ा हाथ है हमारे पिता का, जिसे हम 9th हाउस बोलते हैं, 9वां घर पिता का बोलते हैं। अगर उससे पहले चले जाए तो उसका संबंध 7th शादी, 8वां भाव बीज का है, किसी भी चीज के बीज डालना, वो बीज का है। और 9वां धनु राशि शुरू होती है, कहाँ शुरू होती है? मूला नक्षत्र पे, मूला नक्षत्र शुरू होता है। मूला क्या? मूला मतलब बेस, हमारा रूट, हमारा सीड जो है वो मूला नक्षत्र है। और यही जो है, अगर ये देखेंगे तो यहाँ जीव का संबंध है, जीव का मतलब शरीर की उत्पत्ति होती है। ऐसे शरीर की उत्पत्ति नहीं हो जाती कि पुरुष और स्त्री के मिलन से हर बार वो मिलन करते हैं तो बच्चा नहीं हो जाता। जब तक आत्मा प्रविष्ट नहीं होती, उतनी देर तक शरीर नहीं बनता, नथिंग, वो बनता ही नहीं है शरीर। तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा जो है आत्मा का रोल है। इसीलिए हमारे ज्योतिषचार्य ने क्षेत्र स्फुट और बीज स्फुट के लिए बोला था कि बच्चा होने के लिए बहुत जरूरी है। दैट मीन्स उनको पता था इस टाइम पे आत्मा के प्रविष्ट होने के ज्यादा चांसेस हैं गर्भ में। तो ये 9वां घर जो है ये जीव का स्टार्टिंग है, व्यक्ति की स्टार्टिंग। अगर बोले तो हमारे पीछे हमारे पिता, हमारे से पहले ये, और यहाँ भी सूरज और बृहस्पति दोनों कारक हैं, जीव और आत्मा भी यहाँ है। और यहाँ ये धर्म का भाव भी है, पिता धर्म निभाता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है। मेष राशि देखेंगे तो मेष राशि मैं खुद एक पिता का पुत्र, मतलब 9वें से 5वां,
पिता का पुत्र, और यहां से पांचवा, और ये है मेष राशि वर्तमान वर्तमान राशि, और यहां से अगर देखेंगे तो पांचवी मेरी संतान। मेरी संतान मतलब मेरी मेरे ही गुण सूत्र लेके जो माता के अपनी मिसेस के गर्भ में जो भी बच्चा है तो वो मेरी संतान, मतलब वो मेरा भविष्य। तो इसलिए इन तीनों त्रिकोणों को संबंध जो रखा है, इनमें भी सूरज का सबसे प्रधान रोल है। अरे लगन में उच्च होते हैं सूरज, और साथ ही साथ कारक भी है। सिंह राशि में उनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि और अपनी राशि है, बिल्कुल। और धनु राशि में बृहस्पति के साथ उनका संबंध होता है। ठीक, अब इस काल पुरुष की कुंडली में देखेंगे तो इनको कैसी कैसी राशियां मिली हैं, और उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि ये जो हमारे 4 पिलर हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सारे हमारी जीवन का आधार हैं, जिस पे हमारी पूरी जिंदगी चलती है। यही हमारा आधार है। तो यहां से शुरू करते हैं। अगर हम मेष राशि से अगर शुरू करें तो मेष राशि में उन्होंने मंगल को स्थान दिया हुआ है कि रक्षा करनी, लेकिन ये उनका राज दरबार है, सूरज का राज दरबार है कि यहाँ वो खुद बैठते हैं, और उनके दाईं तरफ वो उच्च के होती हैं, अपना चंद्रमा उच्च के होते हैं। ठीक, वो होते हैं। ठीक, बिल्कुल। और यहां से अगर हम देखेंगे तो इन तीनों राशियों का ये जो संबंध है, लगन पंचम और नवम, इनको हम बोलते हैं, लगन को त्रिकोण और केंद्र भी बोला गया है, प्रधान बिंदु में मुख्य बिंदु है, और पंचम को त्रिकोण। लेकिन मैं कहता हूं कि लगन कोण है, लगन कोण है, पंचम त्रिकोण है, और नवम त्रिकोण है। सबसे शुभ त्रिकोण, हाँ त्रिकोण है वो। लगन को कोई नाम नहीं दिया गया, लेकिन वो कोण है, सबसे बड़ा कोण है, वही है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो, लेकिन मेष की ऐसी राशि क्यों दी गई? एक अग्नि तत्व है तो उसको एक राशि देगी अग्नि तत्व, दूसरी जल तत्व दी गई। और सूरज को भी देखें अगर, तो सूरज के पास एक ही राशि है, लेकिन उसका साथ में चंद्रमा है, तो उनका भी जल तत्व और अग्नि तत्व के साथ गहरा संबंध। और धनु का देखेंगे, अपना बृहस्पति का देखेंगे, तो उनका भी अग्नि तत्व और अपना जल तत्व के साथ संबंध है। ठीक, क्यों है? क्योंकि सिर्फ सूरज, मंगल और बृहस्पति के नक्षत्र कभी एक राशि में नहीं होते। अच्छा, हाँ, वो एक राशि में होते हुए भी दूसरी राशि में एंटर करते हैं। जैसे मंगल का नक्षत्र मृगशिरा, मृगशिरा ये वृषभ और मिथुन में पड़ता है। वैसे ही कन्या और तुला में, वैसे ही मकर और कुंभ में पड़ता है। ठीक है, सूरज का अगर देखेंगे तो कर्तिका नक्षत्र, पहला नक्षत्र जो पड़ता है, पहला चरण वो मेष में पड़ता है, दूसरा वृषभ में पड़ता है, फिर पंचम में पड़ता है। इसी तरह इनके कोई नक्षत्र पूरी एक राशि में नहीं पड़ते। ये धर्म त्रिकोणों है। धर्म किस तरह के धर्म और अग्नि के साथ इनका क्या संबंध है? अग्नि के साथ इनका इस तरह का संबंध है, धनु राशि धार्मिक ज्ञान, गहरी नॉलेज और भक्ति, तप द्वारा इस जीवन को जीतना है, मेष मंगल शारीरिक बल द्वारा, रुचियां, पर्सनैलिटी, उसका हमारा मंगल के साथ संबंध है। और मंगल का संबंध जो है वो हमारी शारीरिक शक्तियों के साथ है। ये क्योंकि शरीर को चलाने के लिए प्रधान कुंडली इसीलिए दी है, और उन्हीं को पहला इसलिए बनाया गया है, उनको इसका स्वामी, क्योंकि मंगल के बिना कोई भी चीज नहीं होती। इवन की संतान उत्पत्ति में भी सबसे ज्यादा रोल माना गया है मंगल का, क्योंकि
मंगल को शादी का कारक मानते हैं, इट्स अ फिजिकल पार्टनर इन फीमेल चार्ट में पार्टनर मानते हैं। और जो बृहस्पति है वो तो अपना 7 वचन जो हैं हमारे हमारे हिंदू शास्त्र में 7 वचनों के कारक हैं, वो बृहस्पति दिलाने वाले हैं। अच्छा। और यहाँ सूरज को देखें तो यहाँ जुड़ाव, अटैचमेंट, इष्ट, बुद्धि, विद्या, इनके द्वारा व्यक्ति को जाना कहाँ है, इनके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति करनी है। क्योंकि इन सारे धर्म त्रिकोणों के 12वें घर वो मोक्ष त्रिकोण ही है। मतलब आत्मा का अंतिम लक्ष्य मोक्ष ही है, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। मोक्ष मतलब मुक्ति, कामना से मुक्ति। और अब हम बात करें लगन की। लगन क्या है? क्या है लगन? लगन वो बर्तन है, वो पॉट है, वो एक ऐसा पात्र है कि जिसमें आपको सुख दुख, मान अपमान, यश कीर्ति जो भी मिलेगा यहाँ मिलेगा। लगन ही अगर खराब है, लगन हो गया बर्तन, वो बर्तन ही अगर खराब है या टूटा फूटा है, जो कुछ मर्जी आएगा उसमें से निकल के चला जाएगा। और लगन अगर अच्छा है तो स्टोर भी होगा और सब कुछ मिलेगा भी आपको जीवन में। आपको उपलब्धियां भी मिलेंगी, आपको लक्ष्य भी मिलेंगे, और आप जहां तक जाना चाहते हो जीवन में आपको उस सारी ख्वाहिशों की प्राप्ति भी होगी, ये लगन। और दूसरा, लगन के साथ हम संबंध जोड़ते हैं कि कोई व्यक्ति चाहे साधन संपन्न हो, बहुत पैसे वाला हो, उसके पास खाने पीने की सारी चीजें हैं, लेकिन लगन खराब है। लगन खराब मतलब कि शरीर नहीं है, रुग्ण है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, तो सब कुछ होते हुए भी वो उठ के खा नहीं सकेगा। और इसके बने अगेंस्ट अगर किसी का लगन बली है तो कुछ नहीं भी होते हुए वो अपना कोई ना कोई साधन जुटा लेगा और खाने की प्राप्ति कर लेगा। इसमें लगन का सबसे महत्वपूर्ण रोल। और जीव की अब आते हैं जीव की उत्पत्ति के ऊपर। जीव की उत्पत्ति क्या है कहां से जीव? वो हमने पहले बोला, ये बीज है, वृश्चिक राशि बीज है, बीज है, और इसमें इसके पिछले जन्मों का संबंध है। स्टॉप। तो राहुल जी, अभी आपने हमें मेष, सिंह और वृषभ के बारे में बताया, वृश्चिक के बारे में, वृषभ नहीं। तो ये और काफी कुछ आपने धनु के बारे में भी बताया कि ये क्या है, केंद्र क्या है, त्रिकोण क्या है। तो और सिंह राशि को सूर्य क्यों मिला, कर्क को चंद्र क्यों मिला, और बाकी राशि क्यों मिली, बाकियों को क्यों ये राशियां मिली, बाकियों को ये राशियां क्यों मिली, वृष को चंद्र क्यों मिला, या मिथुन को बुध क्यों मिला, इस पे अगर आप थोड़ी सी प्रकाश डालें और आगे थोड़ा सा इस चैप्टर को बढ़ाएं। इसको मैंने पहले ही बोला कि अपना गैलेक्सी के जो बॉस हैं, बिग बॉस, सोलर सिस्टम के सबसे बड़े जो राजा हैं वो तो सूरज ही हैं, मतलब आत्मा। और आत्मा के साथ मन को रखा है। और अगर दोनों की तरफ हमने पहले बताया आपको, दोनों ने युवराज को अपने पास ही रखा है। सूरज से अगली राशि बुध कन्या, और कर्क से एक राशि पीछे मिथुन, बुध की मिथुन। मतलब उन्होंने सारी गैलेक्सी, पहले सूरज चंद्रमा से एक राशि आगे बुध, दो राशि आगे शुक्र, तीन राशि मंगल, चौथा पांचवा सूरज से भी पांचवा बृहस्पति, और चंद्रमा से भी पांचवा बृहस्पति, और इनसे चंद्रमा और सूरज से सातवां। तो ये वहां शनि को रखा है। देखो, चंद्रमा से भी सातवां मकर राशि बन रही है, और सिंह राशि से भी सातवीं कुंभ राशि बन रही है। मतलब उसको दिया गया सेवक का, सेवा करने का। तो सेवक हमेशा हाजिर रहते हैं सामने। और अगर आप देखोगे तो सूरज चंद्रमा के पास जब होता है, उसके पास पक्ष बल नहीं होता, वो भी उसके सामने, बिल्कुल सामने, सात, मतलब सूरज से सात में जहां भी होते हैं वो, तो पूर्णिमाशी तभी होती है, बिल्कुल, मतलब सामने का मतलब उसके पैरों की तरफ। किसके पैरों की तरफ? सूरज के पैरों की तरफ, जहां उसके पैर हैं या जहां वो सामने देखे, वो रानी भी वहां खुश होती है और
राजा रानी दोनों के सामने सेवक, इनका ये रोल था। और अगर यहां से आप दूसरी तरह देखें तो ये जो सारे केंद्र हैं, केंद्र धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये है क्या? अगर ब्रह्मा जी के वर्ण के अनुसार देखें तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य ही हैं। अब हर व्यक्ति की जिंदगी में, हर व्यक्ति में ये सारे वर्ण होते हैं। अब जानते हैं ये जो सिर का ऊपर वाला हिस्सा है, दिमाग, बुद्धि, यहाँ ज्ञान है, ये ब्राह्मण वर्ण है। अच्छा, ओके। ये ब्राह्मण, ज्ञान, बुद्धि, मेमोरी, समझ, सोच समझ, ये सब ब्राह्मण वर्ण है। और ये कंधे बाजू कुछ करना, ये अपना क्षत्रिय है, मंगल क्षत्रिय। और ये पेट, हमारा पेट, ये वैश्य है, वैश्य व्यापारी, बढ़ता ही नहीं है कभी। हाँ जी। और नीचे जननांग देखो, जहां से सब कुछ रिलीज होता है, हमारा मल मूत्र, हाँ, वो शूद्र। और अगर दूसरी तरह देखें तो हर व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक वो ये सारे वर्ण भोगता है। जानते हैं कैसे? जन्म से लेकर 6 साल तक जो बच्चा होता है, वो देखेंगे आप, मल मूत्र थूक के साथ लिपटा रहता है। मीन्स वो उस वक्त शुद्ध अवस्था भोग रहा होता है। और 6 से लेकर 25 साल तक वो वैश्य, व्यापारी, मतलब अपने लिए सोचना, अच्छा बुरा करना, पढ़ाई, मित्र ऐसे बनाने, रिलेशन ऐसे बनाने, रिलेशन को डेवलप करना, विद्या, पढ़ाई, संस्कार, उस वक्त वो 25 साल तक वो वैश्य होता है। और 25 से लेकर 50 साल तक शादी वादी जो होती है, तब वो व्यक्ति क्षत्रिय होता है। एक तो अपनी सीमाएं बढ़ाता है और दूसरा सीमाओं की रक्षा करता है, रक्षा भी करता है और बढ़ाता भी है सीमाएं। और अंत 50 साल के बाद हर व्यक्ति ज्ञानी होता है, ब्राह्मण, किसी से बात कर, किसी से भी आप देखो, वो ब्राह्मण तत्व, ब्राह्मण अवस्था होती है। तो ये भी सारे इस केंद्रों के साथ ही संबंधित है। हम इसको केंद्रों के साथ संबंध लेंगे। और दूसरा हम संबंध लेंगे कि ये जो केंद्र है, केंद्रों का संबंध है, यहां हमें पिछले जन्म का कुछ मिलता है, लेकिन थोड़ा इस जन्म में हार्ड वर्क करना पड़ता है। और त्रिकोण जितने भी हैं, इंक्लूडिंग लगन, उसके लिए हमें बहुत पिछले जन्म में हम लेके आए हैं कुछ अच्छे कर्म। और बिना मेहनत के हमें बहुत कुछ मिल जाता है, जैसे माँ बाप, भाई बहन, मकान। कुछ लोगों को जन्मते ही वो सोने का चम्मच, चांदी का चम्मच लेके जन्म लेते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं, और इसका दूसरा संबंध अगर हम जोड़ेंगे, हमारे जो आश्रम देखे, आश्रम हम बोलते हैं ना, गृहस्थ आश्रम, संन्यास वगैरह। हाँ जी। तो लगन से लेकर पंचम भाव तक हमारा जो है ब्रह्मचार्य है। ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं ना 25 साल तक हम, शास्त्रों अनुसार। ये पंचम भाव तक ब्रह्मचार्य है, 25 साल तक ब्रह्मचार्य है। फिर पंचम से अष्टम तक ये हमारा गृहस्थाश्रम है। अच्छा। और धनु से लेकर कुंभ, आदि कुंभ तक ये वानप्रस्थ है। जब 50 साल के बाद वो व्यक्ति जाता था, सुबह जाता था, शाम को घर आता था, मोह भंग करना। और कुंभ की जो आदि राशि है, वहां से लेकर मीन तक ये संन्यास है। क्योंकि कुंभ राशि आपने देखी होगी, वो गड़ा वो कर रहा है, पानी बाहर जा रहा है, मतलब वो दूसरों के लिए है, वो घड़ा उसके लिए नहीं है, दूसरों के लिए। इस कुंभ के साथ भी बड़ा संबंध है। वो जो नासिक, इलाहाबाद, गंगा जी और जैन में लगता है, वो कुंभ, दूसरों को पवित्र करना, कुंभ मेला जो लगता है। हाँ, यह कुंभ मेला। तो यह कुंभ की आदि राशि और मीन राशि, ये सारा संन्यास आश्रम है। अच्छा।
आधी राशि जब हम कहें तो क्या आधी राशि मतलब 15 डिग्री? 15 डिग्री, यस 15 डिग्री। अब उसके लिए मैं आपको एक चीज और समझाता हूं, वो ये चीज है कि जैसे 20 स्वभाव राशि हैं, 4 राशियां तो है ही, ठीक है, मेष, कर्क, तुला, मकर, ये 4 राशियां, 4 मतलब चलायमान। इसलिए मैंने बोला ना पहले कि इसके लिए कुछ करना पड़ता है, थोड़ी हिम्मत, एक्टिव होना पड़ता है, ठीक है। और जो स्थिर राशियां हैं उनमें जो भी काम करता है व्यक्ति, वो किसी एक जगह बैठता है, किसी एक जगह बैठ के टिक के काम करने वाले वे लोग होते हैं अपना स्थिर राशि। 20 स्वभाव राशियों में एक प्रवृत्ति है कि उस पर बहुत कम बात हुई पड़ी है। 20 स्वभाव राशियां जो हैं वो उसकी जो पहले 15 डिग्री जो है, 20 स्वभाव मिथुन, कन्या, धनु और मीन, इनकी जो पहली 15 डिग्री है वो स्थिर है। अच्छा, हाँ वो स्थिर है, उनमें स्थिर प्रवृत्ति ज्यादा होगी। और 15 के बाद बाकी 15 से लेकर 30 तक वो चर है। द्वि स्वभाव का मतलब क्या है कि उसमें दोनों स्वभाव हैं, लेकिन दोनों स्वभाव है कहाँ? वो पहली 15, पहला हाफ, आधा हिस्सा जो है वो है स्थिर, और दूसरा हिस्सा चर, और दूसरा हिस्सा चर है। तो वैसे ही मैंने कुंभ राशि के साथ इसलिए जोड़ा क्योंकि कुंभ राशि शनि की राशि तो है, कामनाओं की राशि तो है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सबसे बड़े विकार इसी भाव से देखे जाते हैं। आकांक्षाएं, हमारी कामनाएं देखी जाती हैं, लेकिन इसके कारक बृहस्पति भी हैं भाई साहब। और कुंभ का संबंध मैंने पहले जोड़ा, तो आधा वो कामनाओं का है और आधा कामनाओं के बाद के जो एक्सपीरियंसेस हैं उनमें वहां से शुरू होकर संन्यास आश्रम। ये काफी अच्छा, ये द्वि स्वभाव पे तो आज तक कभी किसी ने ऐसी बात नहीं की है। ये एक बहुत ही अच्छा टॉपिक था जो आपने बताया, तो धन्यवाद। तो मतलब दूसरा, अगर कोई द्वि स्वभाव राशि लग्न में है और 15 डिग्री से नीचे है तो वो बंदा स्थिर स्वभाव का होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और 15 से ऊपर उसमें चर की प्रवृत्ति ज्यादा होगी, प्रवृत्तियां ज्यादा होंगी। यस, दैट्स इट। अब हम एक और चर्चा करते हैं, बड़ी विशेष चर्चा है वो, कि ये कोई भी राशि में कोई राशि है, उसमें कोई ग्रह चला गया लेकिन उसका कारक कोई हो रहा है, इसका क्या मतलब? जी, कोई भी राशि वो हो गई मकान मालिक की राशि, और कोई भी ग्रह अगर उसके भाव में चला जाता है वो हो गया किराएदार। अच्छा, ठीक, मकान मालिक और किराएदार, ठीक है। लेकिन कारक का क्या रोल है? कारक का क्या मतलब है? कारक डेवलपमेंट अथॉरिटी। अच्छा, जैसे दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे मुंबई डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो वहां रहने के लिए बताती है कि क्या रहने लायक है, यहाँ का हवा, पानी, जल, सड़कें, बुनियादी चीजों मुहैया कराती है, वो साधन मुहैया कराती है। किसी भी कारक, इसीलिए कारक बोला गया उसको, तो मतलब वो इन चीजों, किसी जगह की जिसको पावर ऑफ अटॉर्नी मिले उसे भी कारक कह सकते हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि उसको पावर ऑफ अटॉर्नी, हम ये कह सकते हैं कि उसको वो अलॉट हो गई, अलॉट, जैसे वो तो अलॉट है ना, पावर ऑफ अटॉर्नी तो अलॉट है, ठीक है, वो तो है ना, वो ऑलरेडी बुध की 2 राशियां, शुक्र की 2 राशियां, वो तो अलॉटेड है ही। अच्छा। लेकिन कारक देखिए, दूसरे 2 नंबर राशि शुक्र की राशि है, लेकिन कारक कौन है? बृहस्पति। हाँ, और दोनों देव गुरु, दैत्य गुरु। बिल्कुल। और दोनों ही धन के लिए, मैंने बोला दोनों ही धन के लिए बहुत जरूरी हैं। धन के लिए भी, ऐश्वर्य वैभव के लिए भी बृहस्पति, संस्कार और ज्ञान के लिए, वाणी के लिए, क्योंकि दूसरा घर वाणी से जुड़ा हुआ, गहरा वाणी से जुड़ा हुआ है, आंख से। आंख मतलब देखने की क्षमता। शुक्र की एक आंख थी, शुक्राचार्य जी की एक आंख थी, ठीक है, इसलिए वहां वो एक आंख से ना देखे, मतलब सिर्फ भौतिक बात से ना देखे सब कुछ, इसलिए बृहस्पति को भी वहां का कारक दिया गया, दृष्टि उनकी पूर्ण हो, और दूसरा बैलेंस करके जो भी करना है वो कर सकते। हाँ, बैलेंस करके करे, इसका ये मतलब है बृहस्पति का, यहाँ ये मतलब है। दूसरा घर, और साथ में दूसरा घर भी हमारे सच्चाई या झूठ से जुड़ा हुआ है। हम कितने सच्चे हैं या झूठे,
तो शुक्र भौतिकवाद के कारण या अपने शारीरिक सुखों के कारण झूठ बोल सकता है, लेकिन बृहस्पति नहीं बोलेगा। समझ रहे हो? बृहस्पति ज्ञान, विजडम, इन सारी चीजों का कारक है। तो इसलिए ये सारे ग्रहों को अपने अपने अधिकार क्षेत्र दिए गए हैं, लेकिन कारक का महत्वपूर्ण रोल है कि वहां जाके वो देखता है कि हाँ ये भाई साहब आपके घर से पोल्यूशन ज्यादा निकल रहा है, ठीक है, चेंज करो, नहीं तो क्या होगा, पेनल्टी, पनिशमेंट, ठीक है। और यहाँ आपका बिजली का बिल आपने नहीं दिया, भरिए, नहीं तो कट कर देंगे। हाँ, नहीं तो कट कर देंगे। डेवलपमेंट भी देगा वो, वहां ड्रेनेज प्रॉब्लम है, किसी भी चीज की प्रॉब्लम है तो वो अथॉरिटी पूरी भी करेगी, अथॉरिटी का काम है वो। तो ये इसलिए कारकों का ये रोल है। और अब आगे आते हैं कि अब देखिए सूर्य और चंद्र, इन दोनों की तरफ सूरज से भी 6, 1 2 3 4 5 6, और चंद्रमा से भी 6, ठीक है, 6 जो राशियां हैं इनका क्या संबंध? अगर आप देखेंगे तो कुंभ से लेकर कर्क राशि जो भी किसी के लगन में पड़ती है, ऐसे लोग भावुक होते हैं, चंद्र अधीन है, ये सारी राशियां चंद्र के अधीन है। अच्छा, ये भावुक हर चीज को सेंटिमेंट्स के साथ तोलेंगे, भावुकता ज्यादा प्रदान होगी, इमोशनल ज्यादा होंगे, इमोशनल ज्यादा होंगे। तो इमोशनल ज्यादा होने से इनका बैलेंस खराब ना हो जाए, इसका बैलेंस ना खराब हो जाए, तो सेम पॉइंट पे आके सूरज उत्तरायण की तरफ हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, उत्तरायण मतलब कि उसके साथ साथ जागृत आत्मा के साथ संबंध है, जागृत अवस्था आवे जागी रहे आत्मा। अरे भावुकता के कारण कुछ ऐसे वैसी हरकतें करते हैं जहां से अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच ही ना पाए, उसको उस चीज को बैलेंस करने के लिए सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, बैलेंस करने के लिए। और अगर सिंह अब यहाँ से कर्क के मध्य से और सिंह की तरफ से देखेंगे तो यहाँ सूरज दक्षिणायन हो जाता है। ये लोग बड़े प्रैक्टिकल, बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं ये लोग, सोल बड़ी जागी हुई है यहाँ इनकी, हर चीज में बहुत कैलकुलेटेड है ये लोग, जनरल बात कर रहा हूँ जी, बहुत समझदारी वाले लोग हैं ये। तो यहाँ दक्षिणायन, यहाँ इतने बल की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सूरज के अधीन है वैसे भी, वो चंद्र के अधीन है वो राशि। और अब ये देखें कि लगन से लेकर छठा भाव तक और 7वां से 12वां भाव, ये जो है ये हमारा शरीर, आधा शरीर आधा, बाईं तरफ वाला शरीर पहले 6 भाव है, दाईं तरफ वाला बाद के 6 भाव। क्योंकि शादी होती है तो हम बोलते हैं ना अर्धांगिनी, माय बेटर हाफ, इनका ये संबंध है। मतलब हमारी कुंडली, काल पुरुष कुंडली अपने आप में बहुत कुछ बता देती है और भी बहुत बड़ी साइंटिफिक है हर चीज। क्योंकि हमने सूरज को केंद्र बिंदु रखा। क्यों रखा भाई? जन्म से लेकर मृत्यु तक है ही सूरज के साथ संबंध। दिल धड़कता है तो बच्चा जन्म लेता है, दिल धड़कना बंद तो व्यक्ति खत्म, मर गया। ठीक, अब दूसरी तरफ देखें तो सूरज जो है, सूरज आत्मा के साथ हमारे सारे रिश्ते जो आत्मा के साथ ही हैं भाई साहब जी, आत्मा के साथ। जितना मर्जी कोई सगा होगा हमारा मर जाता है तो हम क्या कहते हैं कि भाई इसका फाइनल प्रोसेस कर दो, जला दो, नहीं तो भूत ना बन जाए। जितना मर्जी, इवन नॉर्थ इंडिया में या बाकी जगह भी ऐसी रवायत होगी, करे भाई वो पलंग पे मर गया, फर्स्ट फ्लोर पे मर गया, चलती गाड़ी में मर गया, नारायण बलि कराओ, इसकी गति कराओ। बिल्कुल। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मा के साथ रिश्ता था, वो खत्म हो गया अब, इसलिए वो परेशान ना करे। जो शरीर बहुत प्रिय था, क्योंकि हमारा शरीर के साथ कोई लेना देना नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। क्योंकि आत्मा को शरीर की जरूरत है और शरीर को आत्मा की, लेकिन मुख्य जो लाइट है, लाइट तो सूरज ही है, आत्मा ही है। तो इसलिए आत्मा और दिल, इन सबका संबंध सूरज के साथ ही बहुत गहरा है। तो इसमें बोलिए।
ये तो काफी अच्छी थी। बस बीच में एक सवाल बस मेरे जहन में आया है अभी, जो हाँ हाँ। अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है, मैंने काफी जगह पढ़ा भी है। बहुत लोग हम्म। 9वें भाव को पिता का कारक मानते हैं, बहुत 10वें को। तो इस पे आपकी हम्म। क्या वो है विचार? नवम नवम भाव मैंने पहले ही बोल दिया भाई साहब, वो रूट है, मूला नक्षत्र है वहां। जी। मूल, मेरा मूल। नहीं, लोग कहते हैं तुम कि नवम भाव। जैसे ये बैलेंस को, जैसे पहला भाव कहा जाता है खुद का है, तो 7वां स्त्री का हो गया, वाइफ का। हाँ ठीक है। हाँ हाँ। फोर्थ इनर हम्म, सर्कमस्टांसेस हो गए, तो जो 10वां है वो बाहर की आपकी सोशल लाइफ दिखाता है। तो बिल्कुल फिर बिल्कुल उसके दिखाता हिसाब से वो बोलते हैं कि अगर चौथा फिर माँ का है, तो उसके ठीक सामने वाला 10वां पिता का होना चाहिए। है, पिता का होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है। अगर इनको संबंध से हम जोड़े तो इनके संबंध त्रिकोणों के, सूरज के त्रिकोणों के साथ संबंध है भाई साहब। हम्म। दशम का वो कर्म का कारक है। हम्म। सूरज चंद्र, सूरज बुध बृहस्पति शनि 4 कारक हैं उसके, ठीक है। लेकिन अगर वो देखा जाए तो वो घर माता पिता दोनों का मार्ग स्थान है। चतुर्थ से सप्तम, और धनु से दूसरा, नवम से दूसरा, वो माता पिता का मार्ग स्थान है, पेरेंट्स का। दूसरा और के 7वां मार्ग स्थान है, काफी सबसे पावरफुल। मतलब माता से 7वां और पिता से दूसरा, वो माता पिता का कारक स्थान है। उसको अगर हमारे अगर पराशर होरा शास्त्र या बाकी शास्त्रों में देखा जाए, वो सास का घर है, सास का, सास, समझ रहे हो, वो सास का घर है। वो पिता का घर इसलिए है कि क्योंकि उसका सूरज, पिता, आत्मा, उसका मूल, वो है ही 9वां भाव। और 9वां भाव है क्या, कि हम पिछले जन्म में क्या कर्म करके आए, क्या लेके आए, तो वो तो हमें यहां से मिलेगा। धर्म का भाव है ये तो दशम भाव जो है अर्थ का भाव है, धर्म के साथ संबंध नहीं है। धर्म के साथ हमारे सभी मेजर शरीर, मेरा बेटा, मेरा बाप, सब ये देखो, नाइन्थ मेरे पिता, और पिछला पिछला जन्म बोल सकते हैं हम उसको, ठीक है। किसको पिछला जन्म बोल सकते हैं? और लगन, मैं पिछला जन्म किसे बोल सकते हैं? आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी। हाँ, पिछले जन्म के साथ नाइन्थ हाउस का बहुत गहरा संबंध है। डीप एजुकेशन के साथ इसका संबंध है ना, हाई एजुकेशन के साथ संबंध है इसका। और ये यही भाव है कि जहां व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस से कुछ भाग्य का भाव भी है, वो भाग्य लेके आता है, फॉर्च्यून, फेट, डेस्टिनी, अपना भाग्य लेके आता है। अपना भाग्य जो लेके आता है तो पिता का भाव तो इसीलिए है ना, क्योंकि भाग्य यहां से लेके आएगा, और नहीं तो ये इसका भाग्य के साथ संबंधित, भाग्य और धर्म दोनों के साथ है। बिल्कुल। दशम भाव हमारे स्टेप फादर हो सकते हैं, अच्छा, हमारे दूसरे पिता हो सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं। जिस तरह पहला 7वां भाव पहली शादी का है, तो दूसरी शादी का 9th हाउस है, समझ रहे हो। वो स्टेप पिता हो सकते हैं, हमारे गार्डियन हो सकते हैं, लेकिन पिता का भाव नहीं हो सकता। वो पिता का भाव 9वां भाव ही रहेगा। मेरा पिता 9, हाँ वो मूल है। हाँ, वो मूला नक्षत्र से शुरू हो रहा है वो। आजकल शनि भी वहां चल रहा है, मूल से, रूट से शुरू हो रहा है। अब यहाँ देखो तो इसके साथ ही जीव के साथ धनु, यहाँ 9th हाउस में शरीर, आत्मा सूरज कारक है, पिता भी है वही कारक, साथ ही आ गया बृहस्पति भी कारक है। बृहस्पति जीव का, शरीर का कारक भी है, और साथ में हवा का कारक भी है, प्राणवायु को बोलते हैं, ठीक है। इसके साथ संबंध है। बिल्कुल उसके आगे चलो तो मकर राशि, हमारा स्नायु तंत्र, वो शनि, बिल्कुल हमारा, क्योंकि जब भी शनि खराब होगा किसी का भी, तो उसको देखना कोल्ड एलर्जी वगैरह ये होगी। अच्छा। हाँ, कोल्ड एलर्जी, कोई ना कोई दिक्कत, छींके, जरा सा मौसम चेंज होगा, वो स्नायु तंत्र को इफेक्ट करेगा, क्योंकि शनि मृत्यु के कारक है, आयु मृत्यु के कारक है। वो कहते हैं मरण शनि भी बोला गया है शास्त्रों में। मरण शनि मतलब तीसरी, साढ़े या चौथी बार जहां बैठे होते हैं तो वहां वापस आते हैं, तो उसको मरण शनि बोला गया। मृत्यु के कारक है।
तो क्यों मरता कैसे है व्यक्ति? या तो वो दिल एकदम से दिल हट, या वो वायु बंद कर दे, तो भी व्यक्ति का जीव पे बुरा असर पड़ेगा। इसीलिए तो जीव इस राशि में जाके नीच होते हैं। अच्छा। मकर राशि में। हाँ, मकर राशि में इसीलिए नीच होते हैं। तो निर्विवाद 9th हाउस ही हमारे पिता का है, उससे 5वां लगन हमारा और वर्तमान जीवन, और उससे 5वां पंचम संतान, हमारा भविष्य। और अब मैं एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करने वाला हूँ। आज कुंडली की बात चल रही है, तो अभी एक विशेष बात करना चाहूंगा कि ये जो आपकी कुंडली है, किसी की भी कुंडली है, जो भी है, सबकी अपनी अपनी होती है। कोई भी अलग अलग लगन होते हैं, अलग अलग ग्रह होते हैं। ये अपने आप में यंत्र है, यंत्र। अच्छा। जैसे गंडा तवीज नहीं लेते हम किसी से, ये अपने आप में यंत्र है। कभी भी विकट परिस्थितियां हो, परेशानी हो, दुख हो, तो किसी ब्राह्मण संघ या किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी से इसको हाथ से बनाकर किसी कागज पे बनवा लीजिए या भोज पत्थर पे बनवा लीजिए, और ये अपने पास रख लीजिए। धन की परेशानी आ रही है तो अपना वहां उस पे रख लीजिए, अपनी तिजोरी में रख लीजिए, गले में रख दीजिए। बच्चों की पढ़ाई जिसको प्रॉब्लम तो वहां रख दीजिए, उसके पढ़ाई के वहां स्टडी टेबल के आसपास। तो ये बहुत चमत्कारी काम करेगा, अपने आप में यंत्र है ये तो काफी अच्छा आपने वो सुझाव दिया है। तो ये जिनसे बनवानी है, कोई विद्वान रहने चाहिए कि घर में जो बुजुर्ग है उनके हाथों से भी बनवा सकते हैं? आप बनवा सकते हैं। आप हम अपने घर के बुजुर्गों से क्यों नहीं बनवाएंगे भाई साहब? उनके तो आशीर्वाद हैं कि हम फलते फूलते हैं, हम बढ़ते हैं। तो अगर उनसे भी बनवा सकते हैं, हम बिल्कुल बनवा सकते हैं उनसे। लेकिन अगर बाय द वे आज जिस तरह महानगरों में या दुनिया अलग अलग रह रही है, तो उसमें कोई ब्राह्मण या कोई विद्वान, कोई व्यक्ति ज्योतिषाचार्य, आप उनसे बना सकते हो। अगर कुछ नहीं है तो सफेद कागज पे बनवा लीजिए, नहीं तो है तो भोज पत्थर पे बनवा लीजिए। स्पेसिफिक इंक से बनवाना है? काली, हरी, पीली, नीली? वैसे तो अष्टगंध की स्याही से बनाया जाता है। अष्टगंध की स्याही, अनार की कलम से यंत्र जो बनाए जाते हैं अधिकतर। लेकिन वो आपका वो देख लेंगे कि अब स्याही की बात करें, सही ज्यादातर ब्लू और ब्लैक ही यूज होती है भाई साहब। अच्छा। क्योंकि वो राहु को हम इस्तेमाल करते हैं, राहु को इस्तेमाल करके बुध में कन्वर्ट करते हैं। अच्छा। राहु नीली स्याही, उसको कन्वर्ट करके लिखना मतलब कुछ शेप देनी उसको, वो स्याही फैले ना, काम आ जाए, उसको खर्च करते हैं हम। और ये बच्चे पेंसिल जो चलाते हैं, ये भी राहु है। अच्छा। कि राहु का प्रभाव ना रहे। अच्छा। शनि काली स्याही मतलब शनि का प्रभाव निकालना। तो मतलब हम जितना लिखते हैं उतना इस चीज का प्रभाव हाँ, राहु और शनि का प्रभाव कम होता है भाई साहब। तो इसके लिए बहुत जगह मैंने देखा है कि उपाय देते हैं कि तुम राम नाम लिखो, तुम कृष्ण लिखो 1008 बार, दिन में 100 बार, तो इससे कारण इसके इफेक्ट दूर होते हैं। उसको कन्वर्ट करते हैं, उस राहु को बृहस्पति में कन्वर्ट करते हैं। राहु इज ए पोल्यूशन, लॉ ब्रेकर, क्रिमिनल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, बृहस्पति ऑक्सीजन है। तो उसको, और ये राहु क्रिमिनल चोर है, और वो ज्ञान है, लिखते हैं धर्म की चीजें, भगवान का नाम या कोई मंत्र लिखते हैं, ठीक है। तो उस राहु को कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि हवन यज्ञ जब हो रहे होते हैं, तो हवन यज्ञ क्या करता है? हवन यज्ञ बृहस्पति है, तो वो क्या करता है? जो हवा में पोल्यूशन, कार्बन डाइऑक्साइड और गंदी गैसेस हैं, उनका हनन करता है। और जितने भी हमारे विषैले जीव जंतु हैं, सांप, बिच्छू वगैरह, ये भी क्या करते हैं? ये हवा में से जहर को चूसते हैं। अगर ये जीव जंतु ना हो तो इतना जहर हो दुनिया में कि कुछ सांसों में ही मर जाए व्यक्ति। अच्छा जी, हर प्रकृति में जो है, जितने भी जीव जंतु, जल, पेड़ पौधे, पहाड़ियां, ये प्रकृति को बैलेंस है। जब भी कभी वो होता है, भूचाल वगैरह आता है, तो आपने देखा होगा जानवर बिल्कुल विपरीत दिशा में दौड़ने लगते हैं। बिल्कुल।
वो आपने नोट किया होगा, दैट इज द बैलेंस। बैलेंस है ये। राम रावणा, कृष्ण कंसा, अच्छाई बुराई, ये बैलेंस रहेगी हमेशा। ये बैलेंस है कहाँ? ये बैलेंस जो है हमारी नाभि, यहाँ निरंतर युद्ध होता रहता है। ये हमारा निरंतर युद्ध क्षेत्र है नाभि, क्योंकि हम जब जन्म लेते हैं तो इसी नाभि का संबंध ही है, समझ रहे हो, जहां से हमें फीड मिलती है जी। इससे जो ऊपर है पॉजिटिव शक्तियां हैं, ठीक है, इससे ऊपर पॉजिटिव शक्तियां हैं, इससे नीचे सब नेगेटिव शक्तियां हैं। अच्छा। इसीलिए तो जब हम चक्रास एक्टिवेट करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ ले जाते हैं। अच्छा। नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लाते, क्योंकि हमारी सारी एनर्जी जो ऊपर से नीचे की तरफ जा रही है, जो भी कुछ खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, जो भी केमिकल बनते हैं, उनके जो भी रिएक्शंस, ओवर रिएक्शन होते हैं, नीचे से लॉस होते हैं, मल मूत्र इत्यादि इत्यादि वगैरह से। बिल्कुल। तो ये हमारा रण क्षेत्र, यहाँ हर वक्त युद्ध होता रहता है, युद्ध होता रहता है, यहाँ युद्ध होता रहता है। और जिनकी कुंडलियों में सात्विक ग्रह वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, वो अच्छाई की तरफ चले जाते हैं, और दूसरे जिनका नकारात्मक होता है, नकारात्मक गलत साइड चले जाते हैं। दोनों बैलेंस है, सब अपना अपना कर्म करने आए हैं। गलत और सही की परिभाषा नहीं है, सब अपना अपना कर्म करने आए हैं। जैसे आप पिक्चर में देखा होगा तो विलेन अपना काम करने आया भाई, बिल्कुल, उसको वही रोल मिला है, हमें भी जो रोल मिला है वो काम कर रहे हैं। अरे भाई साहब, मैं जो ज्योतिष की बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप वहां मेरा इंटरव्यू, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहे हैं। जैसे वो बिच्छू और साधु की कहानी सुनी होगी आपने। वो साधु बिच्छू को 5 बार बाहर निकालता है पानी से, बिच्छू हर बार डंक मारता है, तो देखने वाला बोलता है, अरे प्रभु वो आपको बार बार डंक मार रहा है, फिर बजा रहे हो उससे। तो वो कहते हैं, भाई ये बिच्छू का स्वभाव है काटना, मेरा स्वभाव है उसको बचाना। तो अगर वो अपना स्वभाव नहीं छोड़ता तो मैं अपना स्वभाव छोड़ता। बिल्कुल सही। तो इसलिए ये सारी कुंडली अपने आप में अब शुरू अगर देखें मदर बॉम्ब से देखें, और 9th हाउस के साथ मैं अगर इसको कनेक्ट करूं, मदर बॉम्ब अगर देखो, अगर इसको शुरू करें अगर, तो जल तत्व क्या होता है बच्चे में, बच्चा जब पेट में सब होता है यूट्रस में, तो जल बहुत ज्यादा फ्लूइड होता है, पता है। उसके बाद वहां से बाहर आता है, पहले जल, उसके बाद बाहर आता है, तो आते ही क्या चाहिए उसको, सांस। पहली चीख या पहली क्राई हम उसी टाइम को लेते हैं, ये टाइम है इसका बर्थ का। तो पहले जल, फिर वायु, फिर पृथ्वी। इस दुनिया में आके किस फील्ड में खेल रहा है, मतलब यहाँ है नेचुरली, पताल में तो है नहीं, तो पृथ्वी अपने क्रियाकलाप में जो भी करना है जन्म से लेकर मृत्यु तक वो यहाँ करता है। और अंतिम में हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार तो अंत में अग्नि, फाइनल प्रोसेस। तो अगर 12 से शुरू करो तो पहला पानी, फिर वायु, फिर पृथ्वी, और फिर अग्नि आ गया, जन्म के साथ रिश्ता, मृत्यु के साथ रिश्ता। तो इस तरह है। इसको समझने के लिए ग्रहों के साथ या राशियों के साथ एक रिलेशन बनाना पड़ेगा, बिल्कुल वैसा रिलेशन जब हम किसी भी व्यक्ति से, किसी इष्ट से, भगवान से, देशभक्त देश से, एक विशुद्ध प्रेमी अपने बिलव्ड से बनाते हैं, तो ऐसा रिलेशन बनाना पड़ेगा। वो बनाओगे उसके बाद सब कुछ दिखना शुरू हो जाएगा, कुछ भी देखने की जरूरत, खुद बोलने शुरू हो जाएंगे ग्रह। बिल्कुल सही कहा अभी आपने। ये जैसे कि अभी आपने कहा कि जो चौथा भाव है कर्क, ये हमारे कर्क और सिंह हमारे हार्ट को दर्शाता है। तो कर्क या सिंह को कालपुरुष कुंडली का लग्न क्यों नहीं माना गया? वो इसलिए नहीं माना गया क्योंकि अगर उनको लगन माना जाता तो ये सारा जो मंगल बैलेंस करता है वो मंगल बैलेंस नहीं कर पाता। और दूसरी बात ये है भाई साहब, सूरज और चंद्रमा अपने आप में कुंडलियां हैं, सूर्य कुंडली, चंद्र कुंडली, जैसे सुदर्शन चक्र अपने आप में कुंडलियां हैं। वो उनको क्या जरूरत है, उनको जरूरत क्या है, लगन में आगे वो राजा है, राज दरबार है उनका, और साथ में उनकी रानी वहां उच्च है, और दूसरी तरफ रानी उच्च में है, दूसरे घर में, वृषभ में।
तो मंगल क्यों रखा गया है? सेनापति, रक्षा करे, राज दरबार की रक्षा करे, शरीर की रक्षा करे, और इतना बल हो, इतनी आग हो अंदर, वो कुछ कर सके क्रियाकलापों से, एक्शन से, मृत्यु तक का बचाव करे। 8th हाउस उसका बचाव करे। 8th हाउस ऑलरेडी गुप्त भाव है, गुप्त शत्रुओं का भाव भी है, गुप्त शत्रुओं से भी बचाव करे, मृत्यु से बचाव करे। तो इसलिए उनको ये दिया गया है मंगल को, नहीं तो वो दे सकते थे क्योंकि उनको तो है ही, लेकिन उनको सारी राशियां वैसी बिठानी थी कि जैसे वो सब बैलेंस होता। क्यों धनु राशि में आते हैं? जब भी धनु राशि में जब होती है तो आप देखा होगा तो धनु राशि के 4 दिन बाद क्या होता है? जब भी एंटर होता है 17 तारीख को होता है धनु राशि में सूरज आता है, 17 दिसंबर को। ओके, 22 दिसंबर या 21 दिसंबर को दिन छोटे, रातें लंबी हो जाती हैं। बिल्कुल। क्यों? अरे भाई, दिन छोटा मतलब लाइट, रोशनी, ज्ञान कम है, अंधेरा ज्यादा है, तिमिर, अंधेरा ज्यादा है। इसको तुमने बढ़ाना है, इस अपने कर्मों से, अपने भाग्य से तुमने इस अंधेरे को खत्म करना है। अब देखो कि ये जो कहाँ अरिकाल पुरुष का लगन पड़ रहा है, अगर तो क्यों पड़ रहा है वो? अरे भाई, मीन राशि में आकर 21 मार्च के आसपास, ठीक है, 21 मार्च और 21 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है, और वहीं चैत्र प्रतिपदा लगती है, नवरात्रे जिसे बोलते हैं, वही हमारा संबत होता है, जिसे निर्णय सूर्य क्रांति भी बोलते हैं। वो दिन रात बराबर होते हैं, ठीक है, दिन रात बराबर होते हैं और नवरात्रे आती है। तो बिल्कुल उसके साथ ही मेष राशि को रखा गया, सबको जोड़ा गया है, दिन रात, हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन है। क्यों है वो दिन रात बराबर? वो छठा भाव में वो सूरज होता है, कन्या में या मीन में होता है। क्यों? अरे भाई, दोनों ही दुख परेशानी के भाव हैं, इनमें बैलेंस रखना, बराबर करना, इनको बराबर करना, इनको अपने ज्ञान से, बल से, ताकत से इनको बलवान करना। बिल्कुल। अगर हम ये पंच तत्व का अगर हम देखें तो ये पंच तत्वों का भी हमने देख लिया, और जैसे ही हमारा ये सेशन पूरा हुआ उसी तरह ठीक उसी वक्त जम्मू में लगता है इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई और हमारा कनेक्शन राहुल जी से टूट गया है। तो हम राहुल जी को दोबारा बुलाएंगे सप्तऋषि के चैनल पे, बेसिक्स को आगे बढ़ाते हुए, उनकी राय, उनकी जो स्टडी है बृहत पराशर होरा शास्त्र पे, उनका चैप्टर वाइज ज्ञान हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें सप्तऋषि एस्ट्रोलॉजी के साथ, सब्सक्राइब बटन प्रेस करें ताकि जो भी हमारे नए वीडियोस आ रहे हैं आप उन्हें कहीं मिस ना कर दें। तो आपसे विदा लेते हुए दोबारा जल्द मुलाकात होगी। धन्यवाद।